हेलो एवरीबॉडी। आज हम फिर से आपके सामने स्टाफिंग चैप्टर का एक और वीडियो लेके आए हैं। स्टाफिंग आपका 6वां चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th में। और इस चैप्टर में हम पहले ही 2 वीडियोस बना चुके हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू स्टाफिंग, जिसमें हमने स्टाफिंग के इंट्रोडक्शंस बताए हैं आपको, इम्पॉर्टेंस बताए हैं आपको, और स्टाफिंग और HRM के बीच में क्या रिलेशन है उसको मैंने डिस्कस किया है। सेकेंड वीडियो है वो कम्प्लीटली था हमारे स्टाफिंग प्रोसेस के ऊपर। उसमें मैंने स्टाफिंग प्रोसेस से जुड़ी हुई सभी डिटेल्ड चीज़ों को एक एक करके समझाया हुआ है। आज का जो वीडियो है वो मेनली हमारा है रिक्रूटमेंट के ऊपर। देखिए रिक्रूटमेंट होता क्या है। रिक्रूटमेंट हमारे स्टाफिंग के एलिमेंट्स में से पहला एलिमेंट्स है। देखिए स्टाफिंग के अगर एलिमेंट्स की बात करें तो स्टाफिंग के 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स होते हैं, कहीं कहीं पे इनको कंपोनेंट्स भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे इनको एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग भी बोला जाता है। तो तीनों का मतलब एक ही है, कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग, एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग, जिनको मिला के स्टाफिंग बनता है। तो मेनली 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला है रिक्रूटमेंट, सेकंड सिलेक्शन, और थर्ड ट्रेनिंग। फिर से बोलते हैं, 3 एस्पेक्ट्स में से देखिए इंपॉर्टेंट है। पहला रिक्रूटमेंट, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा ट्रेनिंग। तो ये जो वीडियो है ये पूरी तरीके से कंसंट्रेटेड है आपके रिक्रूटमेंट के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो देखिए रिक्रूटमेंट होता क्या है, इसके बारे में मैंने हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन पिछले वीडियोस में दिया था, लेकिन यहाँ पे भी आपको हम डिटेल्ड इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि हम इसके बारे में यहाँ पे भी आपको बताएं। देखिए रिक्रूटमेंट का मतलब जो होता है, हिंदी में रिक्रूटमेंट को हम लोग बोलते हैं भर्ती करना। तो देखिए भर्ती मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल दे दें कि रेलवे ने 4000 वेकेंट पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है। मतलब क्या हुआ, जो वेकेंट पोस्ट है वो 4000 है और वो कैंडिडेट से कह रहा है कि आइए और इन वेकेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कि रिक्रूटमेंट और कुछ नहीं है, बस कैंडिडेट्स को बुलाना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेकेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई करें। मतलब क्या हुआ, रिक्रूटमेंट मीन्स टू इंड्यूस और अट्रैक्ट। इंड्यूस मतलब आकर्षित करना, अट्रैक्शन का मतलब भी आकर्षित करना। तो इंड्यूस और अट्रैक्ट कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सुनिए फिर से, टू इंड्यूस और अट्रैक्ट कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द वेकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए जितने कैंडिडेट्स हैं, अब जितना ज़्यादा एप्लीकेशन आपके पास आएगा, जितना ज़्यादा एप्लीकेशन आपके पास आएगा, आपको उतना ज़्यादा चॉइस करने के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि हमको बेस्ट चूज करना होता है। सिलेक्शन में हमको बेस्ट चूज करना होता है। तो सिलेक्शन हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास बेहतर रिक्रूटमेंट होगा। जितना ज़्यादा रिक्रूटमेंट उतना बेहतर सिलेक्शन। तो जितना हम लोगों को रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन मिल जाएगा, उस सारे एप्लीकेशन से हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तो जितना ज़्यादा आपके पोस्ट के लिए अप्लाई करें, भले आपके पास पोस्ट 4000 है, लेकिन अगर अप्लाई 4 लाख कर रहे हैं तो आपको 4 लाख में से उसमें से चूज करना होगा कि इन 4000 पे कौन बेस्ट आएगा। रिक्रूटमेंट जब निकालते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। रिक्रूटमेंट से उस वेकेंट जॉब पोजीशन से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशंस भी दी जाती हैं कि कितनी जॉब पोजीशंस खाली हैं, उसमें किस कैटेगरी ऑफ वर्कर्स के लिए कितना जॉब पोजीशंस हैं, विमेंस के लिए कितना होता है, मेंस के लिए कितना है, उसमें अदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए कितना है, अलग अलग पॉलिसीज़, आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, आपका कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लिखी होती है रिक्रूटमेंट में। तो रिक्रूटमेंट का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर ये जो अट्रैक्ट करेंगे हम लोग कैंडिडेट्स को, वो कहाँ से आएंगे, क्या सोर्स है मेरे पास कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने का। देखिए बच्चों, अट्रैक्ट करने के 2 सोर्स होते हैं। या तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, आप नहीं चाहते कि बाहर का कोई एम्प्लॉय आए, तो आप उन्हीं में से कुछ एम्प्लॉयज़ को मौका देते हैं कि आप आइए और हमारे पास वेकेंट जॉब पोजीशन पे ऑक्युपाई कर लीजिए जगह को। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड ये हो गया कि मेरे पास जो वेकेंट जॉब पोजीशन है उसके लिए हम बाहर से कैंडिडेट्स को बुलाएं और बोले कि आइए और अप्लाई करिए वेकेंट जॉब पोजीशंस के लिए। तो ये 2 चीज़ें हो गई, या तो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बुलाएं या तो बाहर से बुलाएं। तो देखिए सोर्सेज यहाँ पे 2 हैं। पहला इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, दूसरा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट।
एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब देखिए इंटरनल का मतलब क्या हो गया, इन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द वेकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय, देखिए सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्स में आपको ऐसे लिखना है, द वेकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय मतलब जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहे हैं उनको अट्रैक्ट करिए। तो यहां पे क्या है, फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति को किस तरह से हम किसी काम के लिए आगे कर सकते हैं या रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ दो मेथड है, सेम ऑर्गेनाइजेशन में दो मेथड हो सकते हैं। पहला, या तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाए, जैसे बैंक्स में ट्रांसफर होता है, प्रमोशन किया जा सकता है, बैंक्स में भी प्रमोशंस होता है। कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी करती हैं कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर करते हैं, या फिर प्रमोशंस किए जाती हैं। प्रमोशंस का मतलब क्या हो गया कि उनको एक जॉब पोजीशन से दूसरे जॉब पोजीशंस पे बैठाया जाए, पर जो नया जॉब पोजीशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हायर होती हैं, उनका पे हायर होता है। तो देखिए इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, वेकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। मेथड दो है, प्रमोशन और ट्रांसफर। देखिए प्रमोशन और ट्रांसफर क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। इन दोनों को मैं यही बता देता हूं कि व्हाट इज प्रमोशन, व्हाट इज ट्रांसफर। प्रमोशन में कुछ बातों का ध्यान रखना आपको, यहां पे ये प्रमोशन में आपका पे बढ़ जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, ठीक है, आपका सैलरी बढ़ जाता है, आपका पोस्ट बढ़ जाता है, आपकी अथॉरिटी बढ़ जाती है। याद रखिएगा ये चार वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड पोस्ट। ये चारों चीजें आपकी बढ़ती हैं। आपका जब प्रमोशन होता है तो आपको जो इनकम मिल रही है वो भी बढ़ के मिलती है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी बढ़ जाती है, आपकी पावर अथॉरिटी भी बढ़ जाती है, और आपका पोस्ट भी हायर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। लेकिन ट्रांसफर के केस में क्या होता है कि ट्रांसफर के केस में ओनली द प्लेस ऑफ वर्किंग इज चेंज। ट्रांसफर में क्या होता है, द प्लेस ऑफ वर्क इज चेंज। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक जगह से दूसरे जगह से, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में केवल ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर में आपका पोजीशन नहीं चेंज होता, आपका पे नहीं चेंज होता, कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है पे, लेकिन होता क्या है कि सिमिलर मैक्सिमम आप लोग का जॉब पोजीशन सेम होता है। पर प्रमोशन में जॉब पोजीशन आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो इंटरनल में प्रमोशन एंड ट्रांसफर। एक्सटर्नल में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। एक्सटर्नल में हम लोग कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन को बुलाते हैं, मतलब उन कैंडिडेट्स को बुलाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से वर्क करते हैं। कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड अप्लाइंग फॉर द वेकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके कई सारे मेथड हो सकते हैं, कुछ मेथड्स मैंने यहां लिखा है, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, कैंपस सिलेक्शन, कॉन्ट्रैक्टर्स, प्लेसमेंट एजेंसी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मीडिया ऑन टेलीविजन, एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जो कि ये है कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और केस स्टडीज में भी ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल। दोनों में से कौन सा बेहतर है, इंटरनल या एक्सटर्नल। ये एग्जाम से क्वेश्चन आता है केस स्टडीज में। तो इस सवाल का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपको इन दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अच्छे से पता हो। तो हमारा जो अब नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इन दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो आप इनको नोट कर लीजिए। तो हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के नोट्स लिख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल, सबसे पहले हम लोग इंटरनल की बात करेंगे, उसके बाद एक्सटर्नल की बात। देखिए इंटरनल में होता क्या है, हमने आपको भी बताया कि जो कंपनी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, हम उन्हीं को केवल मौका देते हैं वेकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए। तो हुआ क्या कि हमारे पास वही एम्प्लॉयज जो पहले से हैं वो आते हैं और वही उन्हीं को इंड्यूस किया जाता है कि आप आइए हमारे वेकेंट जॉब पोजीशन को फिल करिए थ्रू ट्रांसफर एंड प्रमोशन। तो देखिए इसके फायदे क्या क्या हैं। देखिए सबसे पहला फायदा होता है कि इसमें कॉस्ट बहुत कम गिरता है। आपको बाहर जाके एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास पहले से ही एम्प्लॉय मौजूद हैं, आप केवल उन्हीं को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आइए वेकेंट जॉब पोजीशन है। तो आपका कॉस्ट जो है, सर्च कॉस्ट होता है जो, वो बहुत कम हो जाता है। सर्च कॉस्ट का मतलब नए एम्प्लॉयज को ढूंढने का कॉस्ट, जिसमें प्रचार होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, टेस्ट होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो कॉस्ट हमारा बहुत कम हो जाता है।
जाता है। तो एक तो वो कॉस्ट कम हो जाता है, दूसरा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं जो पहले से आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो काफी मोटिवेटेड होते हैं। कैसे? उनको लगता है कि हमको इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा मौका मिल रहा है ग्रोथ का, ज्यादा मौका मिल रहा है प्रमोशन पाने का, ज्यादा मौका मिल रहा है मेरा सैलरी इंक्रीज होने का, जैसे प्रमोशन हो गया तो हमको ट्रांसफर करके एक और जगह शिफ्ट करके मुझे और लर्निंग मिल रही है। तो ये सारी चीजें जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको बहुत मोटिवेट करता है। याद रखिएगा, यहां मैंने भले दोनों को एक साथ लिख दिया है, आप इनको अलग अलग पॉइंट्स में लिखेंगे ताकि आप ज्यादा डिटेल में लिख सकें। बोर्ड को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ चीज़ों को कंबाइंड किया है, आप अपने अकॉर्डिंगली अपने माइंड से इसको बढ़ा लेंगे। वैसे भी कॉमर्स वाले बहुत माइंडेड होते हैं, वो किसी न किसी तरीके से अपना काम कर ही लेते हैं। तो पहला इकोनॉमिकल हो गया, दूसरा मोटिवेट करते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ट्रेनिंग में बहुत कम टाइम स्पेंड करना होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज पहले से बहुत कुछ जानते हैं काम के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इससे क्या होता है कि ट्रेनिंग पे जैसा कोई नया आदमी आएगा तो उसको सब कुछ समझाना पड़ेगा, लेकिन अगर पुराना व्यक्ति पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है तो उसको ट्रेनिंग देने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना होता है। तो ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। पहला इकोनॉमिकल है, यानी कॉस्ट बहुत कम लगता है, दूसरा जो पुराने एम्प्लॉयज है वो मोटिवेट होते हैं, और तीसरा ट्रेनिंग हमारी जो है बहुत कम समय में हो जाती है पूरी। तो ये तो एडवांटेजेस हो गया। जो सेकंड एडवांटेजेस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद उनके कुछ ना कुछ पॉलिसीज होती हैं। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है वो पहले से इन सब चीज़ों से फेमिलियर है, उसको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, वो सारी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है तो वो सब कुछ से पहले से ही जान रहा है। तो हुआ क्या कि हमारे एम्प्लॉयज जो है सब कुछ पहले से जान रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर हैं। अब वो नए नहीं हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में वो थोड़े समय में परेशान होकर छोड़ के भागने लगे। देखिए, कोई नया व्यक्ति आता है तो रूल्स रेगुलेशन में एडजस्ट करने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो कई बार एम्प्लॉयज छोड़ के भाग जाते हैं। तो जितनी जल्दी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज छोड़ के भागते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयज टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है। देखिए, एम्प्लॉयज टर्नओवर है, बार बार मैं बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये अकाउंट्स वाला टर्नओवर नहीं है। अकाउंटेंसी में जो टर्नओवर होता है वो अकाउंटेंसी का टर्नओवर मतलब क्या हुआ, आपका सेल्स। लेकिन यहां पे क्या है, एम्प्लॉयज टर्नओवर। एम्प्लॉयज टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज कितनी जल्दी जल्दी छोड़ के भाग जा रहे हैं। तो अगर पहले से ही वो फैमिलियर है ऑर्गेनाइजेशन से तो छोड़ के नहीं भागेगा, तो लेस चांस ऑफ एम्प्लॉयज टर्नओवर। तो दोनों पॉइंट हो गया। तीसरा, इंप्रूव परफॉर्मेंसेस। अच्छा, एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होता है? एम्प्लॉयज को पता है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा। अच्छा, जब प्रमोशन मिलता है तो क्या होता है उसमें, मैंने अभी बताया, उनकी सैलरी बढ़ जाती है, मतलब उनका पे बढ़ जाएगा। दूसरा, उनकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, उनका पोजीशन या पोस्ट बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, एम्प्लॉय का ग्रोथ। तो ग्रोथ कब होगा, जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो प्रमोशन पाने के लिए एम्प्लॉयज कई बार करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को काफी अच्छा करते हैं ताकि हमको मौका मिले प्रमोशन पाने का। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक चीज और देखिए, ट्रेनिंग कई तरह से की जाती है, ट्रेनिंग के कई मेथड होते हैं, वो हम लोग ट्रेनिंग जब पढ़ेंगे टॉपिक तो उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें एक मेथड होता है जॉब रोटेशन। एक जॉब से दूसरे जॉब पे आदमी को ले जा करके, या फिर ट्रांसफर से एक जगह से दूसरी जगह काम पे ले जा करके आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि वो नए काम को सीख सकें या नए एनवायरनमेंट में काम कर सकें। भले ऑर्गेनाइजेशन सेम हो लेकिन ब्रांच बदल जाने से उनको नया एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो ट्रांसफर और जॉब रोटेशन के थ्रू ट्रेनिंग की जा सकती है। और लास्ट, ये देखिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो उसको बोलते हैं सरप्लस, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम एम्प्लॉयज हैं तो डेफिसिट। देखिए, सरप्लस का मतलब होता है ओवर स्टाफिंग, डेफिसिट का मतलब होता है अंडर स्टाफिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये दोनों ही अनडिजायरेबल है, मतलब ना तो ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस एम्प्लॉयज चाहती है, ना तो अंडर स्टाफिंग चाहती है या फिर डेफिसिट चाहती है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो इंटरनल सोर्स है ये बड़ा काम करता है। आप सरप्लस डिपार्टमेंट में से एम्प्लॉयज को निकाल के डेफिसिट में ले जा सकते हैं ताकि दोनों के बीच में बैलेंस हो सके। तो देखिए, ये रहे एडवांटेजेस, एक छोटा सा ओवरव्यू। इकोनॉमिकल होता है, मोटिवेट करता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को, ट्रेनिंग पे लेस टाइम स्पेंड होता है, मोटिवेट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन से फेमिलियर होते हैं एम्प्लॉयज, पहले से ही इंप्रूव होता है उनका परफॉर्मेंस क्योंकि उनको प्रमोशन के चांसेस मिलते हैं। जॉब रोटेशन और ट्रांसफर के थ्रू हम ट्रेनिंग कर सकते हैं और डेफिसिट और सरप्लस डिपार्टमेंट को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। इतने सारे एडवांटेजेस हैं तब तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं।
क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि इंटरनल रिक्रूटमेंट में आपके पास चॉइस करने के लिए, जो सिलेक्शन करने के लिए आपके पास बहुत कम लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो पहले से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो होता क्या है, आपके पास जो चॉइस है वो लिमिटेड हो जाती है, देयर इज लिमिटेड चॉइस। दूसरी बात, ये ऑर्गेनाइजेशन में पहले से लोग काम कर रहे हैं, तो वही पुराने तरीके से काम करते रहेंगे। ये जब कोई बाहर से आता है तो वो फ्रेश आइडिया, फ्रेश टैलेंट की तरह आता है, लेकिन एग्जिस्टिंग पुराने पहले से हैं तो हमको फ्रेश आइडिया, फ्रेश टैलेंट मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। तो हुआ क्या, हमारे पास फ्रेश आइडिया नहीं मिलता, फ्रेश टैलेंट नहीं आता है, और उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास चॉइस भी लिमिटेड होती है, यानी जो पहले से मौजूद है उन्हीं में से हमको चूज करना है। जो सेकंड है वो बड़ा खतरनाक है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर नई है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपके पास जो एम्प्लॉयज है वो भी बहुत पुराने नहीं हैं, तो आप बहुत जल्दी ट्रांसफर प्रमोशन नहीं कर सकते। नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ये काम, ये सोर्स जो है इंटरनल सोर्स नहीं अप्लाई कर सकते, वहां पे वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट, बार बार ट्रांसफर करने से, मान लीजिए पुरानी ही है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन बार बार ट्रांसफर करिए किसी का, एक जगह से दूसरी जगह ले जाइए, तो वो व्यक्ति अपना 100% काम नहीं कर पाएगा। बार बार उसको पता है कि मेरा जॉब बदल जाने वाला है, मेरा प्लेस बदल जाने वाला है, तो वो आदमी 100% वर्क नहीं कर पाएगा। तो होगा क्या, उनकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। अब देखिए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस स्टडीज में आपको पता होना चाहिए कि किसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, तभी आप केस के अकॉर्डिंग बता पाएंगे कि विच इज बेटर, इंटरनल या एक्सटर्नल अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो हो गया इंटरनल के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अब हम लोग एक्सटर्नल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। अभी आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, इंटरनल सोर्स के बाद एक्सटर्नल सोर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। देखिए, हमने बोर्ड पे लिख दिया है, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे वरना वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए, पहला एडवांटेजेस क्या है, जब हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं, तो जब बाहर से लोग आते हैं तो एकदम फ्रेश टैलेंट, नए यंगस्टर्स आते हैं, बहुत बड़ा चॉइस मिल जाता है हमको। इंटरनल में तो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के ही लोग रहेंगे, पर आउटसाइडर को बुलाएंगे तो आउटसाइड में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास चॉइस बहुत वाइडर हो जाता है। तो देखिए, पहला और दूसरा पॉइंट, फ्रेश टैलेंट एंड वाइडर चॉइस। नए लोग आएंगे, फ्रेश आइडियाज के साथ आएंगे, नए नॉलेज के साथ आएंगे, और बहुत जब बड़े अमाउंट में आएंगे तो क्या होगा, हमारे पास चॉइस भी ज्यादा होगी। तीसरा, कई बार हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं तो उसमें से कुछ लोग बहुत ही वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड हमको मिल जाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित होते हैं। तो कई बार हमको, हमारे लिए ये जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, ऐसे एम्प्लॉयज को लेके आ जाता है जो सच में ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत क्वालिफाइड होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं, अच्छे नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। नेक्स्ट होता है कि जैसे कि अगर कॉलेज है, तो कॉलेज में जा करके हमने रिक्रूटमेंट कर लिया, एक मेथड है कैंपस का सिलेक्शन उसके अंदर, या फिर हमने आउटसाइडर में जा करके किसी को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू बुला लिया। तो होता क्या ऐसे कंडीशंस में, ऐसे कंडीशन में ये जो लोग, जो नया फ्रेश टैलेंट आता है, उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की पढ़ाई की हुई है, उन लोगों ने नई चीज़ों को देखा हुआ है जो ट्रेंडिंग है मार्केट में। तो जब ये नॉलेज लेकर के आते हैं तो कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम करती है, क्योंकि उनके पास लेटेस्ट नॉलेज होता है, नई चीज़ों के साथ वो आते हैं, नए आइडिया के साथ आते हैं। तो होता क्या है, दे हैव द नॉलेज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, जो पहले से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको पता है कि अगर मैं बेहतर काम नहीं करूंगा तो कोई बाहर से आके ऑर्गेनाइजेशन में इजीली टेक ओवर कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। तो ऐसी कंडीशन में आउटसाइडर के साथ इनका जो है एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, जिसकी वजह से वो लोग नए लोगों से बेहतर काम करना चाहते हैं। तो हुआ क्या कि हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, उनके अंदर एक फीलिंग आती है कि वी हैव टू डू बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, हमको संस्था के लिए अच्छा करना चाहिए या करना है। तो ये हो गए इनके एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है, बहुत खर्च लगता है। देखिए, टीवी पे ऐड करना, प्रिंट मीडिया का यूज़ करना, बाहर एक्सचेंज को जा करके उनको उनके अकॉर्डिंगली, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जाते हैं तो हम उनको भी पैसा देते हैं इसके लिए। तो इन सब में बहुत पैसा खर्च होता है, जो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बोझ हो जाता है। पहला प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम, एक तरफ तो मैंने यहाँ एडवांटेजेस में बताया कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, लेकिन कई बार जब यंगस्टर्स आते हैं तो जो पुराने एम्प्लॉयज होते हैं इनका मोराल डाउन हो जाता है।
क्योंकि उनको लगता है कि हम इतने समय से काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम बेहतर कर सकते हैं, हमको मौका नहीं मिल रहा आगे बढ़ने का, नए लोगों को मौका मिल जा रहा है। तो ऐसा क्या होता है, जो पुराने एम्प्लॉयज, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, वो काफी डीमोटिवेट हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और बेहतर ढंग से काम नहीं करते हैं। तो हमने क्या क्या चीजें देखा कि पहले एक्सपेंसिव हो गया, दूसरा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो है उनका मोरल डाउन हो जाता है, तीसरा जो नए एम्प्लॉयज आते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अगर एडजस्ट नहीं कर पाए तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे। ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयज टर्नओवर बढ़ जाएगा। मैंने बार बार बताया है, एम्प्लॉयज टर्नओवर मतलब एम्प्लॉयज के छोड़ने की रफ्तार। एम्प्लॉयज टर्नओवर बढ़ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता। नए लोग आए, ज्वाइन किए, नहीं समझ में आया, छोड़ के चले गए, तो इसका लॉस अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही आता है। 3 चीजें हो गई, पहला डीमोटिवेट होते हैं एम्प्लॉयज, दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके लिए अच्छे अगर नहीं है तो वो छोड़ के भाग जाएंगे, जो एम्प्लॉयज टर्नओवर बढ़ा देगा, तीसरा बहुत महंगा पड़ता है, और चौथा जब हम इस आउटसाइड से लोगों को बुलाते हैं तो हमको कई स्टेप्स में काम करना पड़ता है। उनको बुलाया, उसके बाद उनको बुलाने के बाद फिर मैंने टेस्ट कंडक्ट किए, फिर उनका जीडी कंडक्ट किया, ग्रुप डिस्कशन, फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद इंटरव्यू के बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। तो ये सब एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ये सब पूरा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करने में। तो दोनों चीज़ों को हम कंपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। केस स्टडी में आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ काम कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली अगर मुझे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता है तो हम बता सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा मेथड बेटर है। तो आई थिंक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्लियर हो गए। एक और टॉपिक बचा हुआ है कि एक्सटर्नल सोर्स के कौन कौन से मेथड होते हैं। देखिए, इंटरनल के 2 मेथड है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। इंटरनल के 2 मेथड, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। एक्सटर्नल के कौन कौन से मेथड होते हैं, उन मेथड्स को हम एक एक करके 1 by 1 पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम नोट्स लिख सकें। देखिए, यहां पे मैंने मेथड्स लिख दिए हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, ये मैंने 11 पॉइंट्स तो लिख दिए हैं आपके सामने, लेकिन इन सब में से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुझे वर्ड्स लगे हैं मैंने इसके सामने लिख दिए हैं। ये आप लोग को अपने कॉमन सेंस से इसको और डिटेल में करना है। याद रखिएगा, ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है और आपको केस स्टडीज़ में ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके बिना टाइम वेस्ट किए इन सबको देखते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। देखिए, जो सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, उसमें स्वीपर, प्यून या किसी लेबर लोअर क्लास या लेबर ग्रेड के किसी वर्कर की जरूरत है, लोअर क्लास बोले, जो अनस्किल्ड है, तो वो लोग करते क्या है कि अपनी फैक्ट्री के गेट के ऊपर एक नोटिस चिपका देते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। फैक्ट्री के गेट पे एक नोटिस पेस्ट करते हैं, उसमें लिख देते हैं कि ड्राइवर की या प्यून की या दाई की आवश्यकता है, या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ, ये पोस्ट लिख देते हैं कितने की, आप लोग आइए और डायरेक्ट इंटरव्यू दीजिए। तो वो जो नोटिस लगा हुआ है, उस नोटिस को जॉब सीकर्स आते हैं, जॉब सीकर्स का मतलब जिनको जॉब चाहिए वो आते हैं। स्पेशली ये अनस्किल्ड या फिर लोअर लेवल के वर्कर्स के लिए होता है, जिनको बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्क नहीं आता है, तो वो लोग आते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा किस टाइप के वर्कर्स, लोअर अनस्किल्ड वर्कर्स आते हैं, नोटिस देखते हैं, नोटिस देख के डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद कंपनी उनका सिलेक्शन करती है। तो पहला क्या हो गया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, नोटिस ऑन द गेट, सेकंड अनस्किल्ड वर्कर्स, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू उनका होगा। सेकंड है कैजुअल कॉलर्स। देखिए, कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है कि कई बार कई कंपनी होती हैं तो उनके पास पहले तो जॉब पोजीशन नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग इनके पास आते हैं और कहते हैं कि आई वांट अ जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेप्शन पे उनसे उनका बायोडाटा, उनका सीवी, उनका क्वालिफिकेशन का लिस्ट ले लिया जाता है, उनका रिज्यूमे ले लिया जाता है और ले करके उसको एक लिस्ट में एक फाइल बना के रख ली जाती है। वो जो फाइल होती है जिसमें हम लोग एप्लीकेशंस, जो ऐसी लिस्ट आती हैं और रखी जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेंट फाइल। उसको क्या बोला जाता है, एप्लीकेंट फाइल। कौन सी फाइल, एप्लीकेंट फाइल। इसमें क्या होता है, जो लोग आते हैं और अपना एप्लीकेशन या फिर बायोडाटा, रिज्यूमे देते हैं जॉब के लिए, हम उसको रख देते हैं और कहते हैं कि जब पोजीशन खाली होगी तो आपको कॉल किया जाएगा। पहला। दूसरा, कंपनी ने सिलेक्शन स्टार्ट किया हुआ है, सपोज करिए,
और सिलेक्शन में 4-5 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी, तो हमने 5 एम्प्लॉयज़ हायर कर दिए। लेकिन हमारे पास कुछ और ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो आए हुए हैं, वर्क जॉब सीकर्स आए हुए हैं जो सच में क्वालिफाइड है, पर मेरे पास पोजीशन नहीं है, अभी जगह भर गई है। अभी हम इंटरव्यू ले रहे थे, सपोज करिए मेरे पास 5 पोजीशन खाली है, 8 लोग आ गए एप्लीकेशन, ठीक है, हमने 5 को फिल कर दिया। जो 3 एक्स्ट्रा आए हैं उनमें से भी 2 लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं पर पोजीशन भर गई, इसलिए उन दोनों लोगों का हम लोगों ने एप्लीकेशन वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, एक लिस्ट में डाल दिया जिसको बोला गया वेटिंग लिस्ट। तो दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई, एप्लीकेंट फाइल और वेटिंग लिस्ट। कभी कभी कंपनी में जो फ्यूचर में जरूरत पड़ती है जॉब की, तो वो इसी एप्लीकेंट फाइल या वेटिंग लिस्ट में से जो सुटेबल कैंडिडेट होता है उसको कॉल करते हैं और वो आकर के कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करिए। तो ये हो गया मेरा कैजुअल कॉलर्स। नेक्स्ट इज मीडिया ऑन एडवर्टीजमेंट। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये मीडिया ऑन एडवर्टीजमेंट ये सबसे फेमस तरीका है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, लेकिन इसमें सेलेक्टिव मीडिया चूज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू जॉब पोजीशन, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, एक खास तरह का मीडिया सेलेक्ट किया जाता है और वहां पे एडवर्टीजमेंट किया जाता है। एग्जांपल देते हैं आपको, सपोज करिए अगर चार्टेड अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है तो हम लोग चार्टेड अकाउंटेंट की मैगजीन्स आती हैं, उनके जर्नल्स आते हैं, उसमें अप्लाई करेंगे। तो वो मीडिया है, वहां पे अप्लाई करेंगे तो वहां से मुझे अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट मिल सकते हैं। डॉक्टर्स के लिए एक अलग तरह की मैगजीन्स आती हैं, लॉयर हैं तो लॉयर्स के लिए भी एक अलग तरह की मैगजीन्स आती हैं। लॉयर्स के लिए उन लोग का बार काउंसिल्स का मैगजीन्स होता है, सिविल्स का होता है, उसमें जाके अगर प्रचार किया जाए तो हमको अच्छे एडवोकेट्स मिल सकते हैं, वकील मिल सकते हैं। तो जो सूटेबल मीडिया है उस ऑर्गेनाइजेशन या जॉब से जुड़ा हुआ, हम वहाँ एडवर्टाइज करते हैं। देखिए मैंने लिखा हुआ है इस वर्ड को, सेलेक्ट अ मीडिया अकॉर्डिंग टू जॉब। जैसे एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, सेलेक्टिव मैगजीन्स, हम खास तौर पर इसी काम के लिए करते हैं उस पर एडवर्टीजमेंट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसी एंड कंसल्टेंट मैं एक साथ बताता हूं क्योंकि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट होती है, ध्यान सुनिएगा, गवर्नमेंट। इनका मेन मकसद क्या होता है? जो जॉब सीकर्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन से मिलाना। सपोज करिए नौकरी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन और जिनको नौकरी चाहिए उनके बीच में ये काम करते हैं एज अ मिडिल मैन, एज अ मिडिलमैन। ये सरकारी संस्था होती है, जिन गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि जो जॉब करने के लिए लोग आ रहे हैं उनको मिलाती हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उसको मिडिलमैन की तरह ये वर्क करती हैं। तो ये क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी क्या होती है? ये प्राइवेट होती है, ध्यान रखिएगा। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट ये प्राइवेट होती हैं, ये फीस चार्ज करती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये फीस चार्ज करती हैं। और इनका मेन काम क्या होता है? ये जो डिमांड और सप्लाई है वर्कफोर्स का, डिमांड और सप्लाई वर्कफोर्स का। देखिए वर्कफोर्स में भी डिमांड होता है, कुछ कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए वर्कर्स, और कुछ वर्कर होते हैं वो काम करना चाहते हैं। तो इनके बीच में जो डिमांड एंड सप्लाई है, इसके बीच में बैलेंस करते हैं, ये मैच कराते हैं डिमांड और सप्लाई बिटवीन वर्कफोर्स। ये क्या करते हैं? जैसे एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय कह रहे हैं, जॉब सीकर्स हैं। जॉब सीकर्स आते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, अपना बायोडाटा, अपना रिज्यूमे वो दे देते हैं इसी प्लेसमेंट एजेंसी में। अब प्लेसमेंट एजेंसी जो इनके सूटेबल क्लाइंट होते हैं यानी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यहाँ से बायोडाटा उनको भेजते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से एम्प्लॉयज़ को भेजते हैं, कहते हैं जाइए और जॉब सीकर्स को भेजते हैं, कहते हैं जाइए और इंटरव्यू दीजिए, जाइए और इंटरव्यू दीजिए। तो वहाँ फिर कंपनी उनका इंटरव्यू लेती है और सेलेक्ट करती है। सिलेक्शन इलेक्शन हो जाता है तो ये सब कंपनीज फीस चार्ज करती हैं। तो याद रखिएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस। देखिए ये 5 क्लियर हो गए आप लोग के, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। उसके बाद 6वें पे आते हैं डायरेक्टली, कैंपस रिक्रूटमेंट। देखिए कैंपस रिक्रूटमेंट जो है ये सबसे इस समय लेटेस्ट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर्स डायरेक्टली कॉलेजेस में जाते हैं या फिर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, जहां से वो फ्रेश, यंग, नए टैलेंट जिनके पास टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट जानकारी होती है उनको सेलेक्ट करके ले आते हैं, उनको लेके आते हैं कंपनी में। फॉर एग्जांपल आपको दे दें कि जैसे MBE कॉलेजेस में कंपनीज जाती हैं, डायरेक्ट वहाँ से बच्चों को उठाती हैं। बीटेक एमटेक कॉलेजेस में जाती हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से जाती हैं, वहाँ से जो यंगस्टर्स होते हैं, फ्रेश आइडियाज़, फ्रेश टैलेंट और लेटेस्ट नॉलेज के साथ उनको लेके आती है और कंपनी में सेलेक्ट करती है। एक एग्जांपल आपको दे दे, एक मूवी थी 3 इडियट्स।
थ्री इडियट्स में जो राजू रहते हैं और वो कैंपस में हड्डियां तोड़ने के बाद जब उनका इंटरव्यू होता है तो कंपनीज कैंपस में आती है, उनको सेलेक्ट करके ले जाती है। तो वो क्या था, वो एग्जाम्पल था एक कैंपस रिक्रूटमेंट या कैंपस सिलेक्शन का। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज में कुछ पहले से ही ऐसे एम्प्लॉयज काम करते हैं जिनका गुडविल कंपनी में बहुत अच्छा होता है, तो किसी बाहर से लोगों को लाने से अच्छा है कि मैनेजर उस एम्प्लॉय से कहता है कि आपका कोई रिलेटिव, आपके फैमिली में कोई मेंबर या आपका कोई परिचित व्यक्ति जो आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए बेस्ट है, आप उसको रेकमेंड कर सकते हैं ताकि वो आए और अपना इंटरव्यू दे। तो होता क्या है कि उस एम्प्लॉय के गुडविल के आधार पे और उसके रिकमेंडेशन पे जब हम किसी को रिक्रूट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। इसमें एक फायदा ये होता है कंपनी को कि 2-4 पोस्ट अगर खाली है तो ऐसा काम किया जा सकता है, और अगर वो एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहा है, मतलब वो जो नया लड़का हमने रिक्रूट किया है, तो कंपनी जो है वो जो पुराना एम्प्लॉय जिसने रिकमेंड किया है उससे कह सकती है कि आपने ऐसा क्यों किया, या फिर ये वर्कर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ही इज नॉट वर्दी। नेक्स्ट लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर में ध्यान दीजिएगा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर मतलब होते हैं ठेकेदार। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट, बिल्डिंग्स बन रही हैं तो उसमें हमको लेबर्स की जरूरत है, या रोड बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, तो हमको शॉर्ट नोटिस पे, इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस पे हमको कुछ लेबरर्स की जरूरत होती है, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार जो होते हैं वो गांव में, विलेजेस में जा करके वहां जो लेबरर होते हैं उनसे टच में होते हैं। तो जब भी शॉर्ट नोटिस पे हमको वर्कर्स की जरूरत पड़ती है तो हम इस कॉन्ट्रैक्टर से बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर गांव से जाता है, लेबरर्स लेके आता है और शॉर्ट नोटिस पे हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। ये थोड़े टाइम के लिए काम होता है जब, तो इनको बुलाया जाता है, काम खत्म हो जाता है, ये चले जाते हैं। स्पेशली कंस्ट्रक्शंस, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, लोडिंग, अनलोडिंग, ऐसे काम्स में हम कॉन्ट्रैक्टर्स की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। देखिए ये मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड है, बहुत एक्सपेंसिव है, ये बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लगता है, क्योंकि टेलीविजन में दिखाना ऐड जो है वो काफ़ी कॉस्टली हो सकता है। अभी कुछ समय पहले इंडियन नेवी ने रिक्रूटमेंट किया था टेलीविजन पे, आप चाहें तो एड्स देख सकते हैं वहाँ जा करके। तो इस पे टेलीविजन के माध्यम से जब हम आउटसाइडर को इंड्यूस करते हैं कि आइए और अप्लाई करिए, देन इट इज से दैट इट इज एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। नेक्स्ट वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग क्या होता है, ये इंटरनेट पे डिजाइंड वेबसाइट होती हैं जो स्पेशली इसी काम के लिए बनी है कि हमारे यहाँ पे जो जॉब सीकर्स है वो आए, अपना डाटा डालें और जो कंपनीज है यहाँ से उनको कांटेक्ट कर सकें और उनसे इंटरव्यू लेकर के उनका सिलेक्शन कर सकें। जैसे एग्जांपल इंडिया में बहुत फेमस है monster.com, naukri.com, shine.com, ये वेबसाइट्स इस काम में काफ़ी ज़्यादा एंगेज होती हैं और इनका काम होता है कि जो जॉब सीकर्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई करें और कंपनीज आकर यहाँ से इनसे कांटेक्ट करें। दैट इज कॉल्ड थ्रू इंटरनेट, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेब पब्लिशिंग। लास्ट फैक्ट्री गेट। देखिए फैक्ट्री गेट का मतलब ये होता है कि जब फैक्ट्री के गेट पे जा करके कोई इंक्वायरी करता है, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इंक्वायरी ऑन गेट, इंक्वायरी। जब फैक्ट्री के गेट पे जाके कोई इंक्वायरी करता है कि आपकी फैक्ट्री में, आपके वर्कशॉप में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्लेस खाली है तो क्या मुझे नौकरी मिल सकती है, जब ऐसी कंडीशन में कोई आता है फैक्ट्री पे और उसको हम लोग लेते हैं इंटरव्यू के लिए और आगे प्रोसेस के लिए, तो उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट थ्रू फैक्ट्री गेट। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और फैक्ट्री गेट में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में फैक्ट्री के गेट पे नोटिस पेस्ट किया जाता है, नोटिस पेस्ट किया जाता है, और फैक्ट्री गेट पे लोग आके इंक्वायरी करते हैं, नोटिस पेस्ट नहीं होता। तो इसके बीच में आप लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। कुछ चीजें कंफ्यूज करती हैं, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फैक्ट्री गेट, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो आपको माइंड में काफी क्लियर रहना चाहिए इन चीजों के लिए। तो देखिए रिक्रूटमेंट चैप्टर से जितना हो सकता है मैक्सिमम मैंने बताने की कोशिश की है, सारे पॉइंट्स को डीप में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तभी मैं उनका आंसर दूंगा, और ये पक्का है कि आप कमेंट करके क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं आंसर दूंगा। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, पूरा वीडियो एंड तक देखा करिए, क्वेश्चंस पूछिए, मैं आंसर दूंगा।
पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए आप लोग, आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है ताकि मैं और वीडियोस बनाता हूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे नंबर पा सकें अपने बोर्ड एग्जाम्स में इस वीडियोस को देखने के बाद। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।